तो एक ऐसी शख्सियत, अब मैं वक्त आपका ज्यादा नहीं लूंगा, उनको बुला ही लेता हूं, द ब्लू डायमंड ऑफ मैक्सना वेलनेस, जिन्होंने कंपनी में प्राइम, गोल्ड, सुपर गोल्ड, जी हाँ, डायमंड एंड ब्लू डायमंड, यानी 10 में से 5 प्रमोशन ले लिए हैं। अपनी 10 प्रमोशन में से 50% प्रमोशन की जर्नी कंप्लीट कर चुके हैं। दी कार फंड अचीवर, दी हाउस फंड क्वालिफायर, दी ट्रैवल फंड अचीवर, और न जाने कितने सारे अचीवमेंट इनकी झोली में शुमार है। वैसे ही वर्क लाइफ को बैलेंस करते हुए, अपने आप को नेक्स्ट लेवल पे ले जाते हुए, हम सबको एक मोटिवेशन देते हुए कि वो कर सकते हैं तो हम डेफिनेटली नेक्स्ट लेवल जा सकते हैं। ऐसे तालियों के अभिवादन के साथ, और आप सबके जहां पे भी है, फिजिकली डिजिटली सारे लोग अपनी जगह पे खड़े हो जाएंगे और हम उनको इनवाइट करना चाहेंगे। दैट इज नन अदर देन जैमिन बेन दवे। तो तालियों के अभिनंदन के साथ उनको इनवाइट किया जाए। फ्रेंड्स, तालियां रुकनी नहीं चाहिए। थैंक यू सो मच। आज आपका दिन है और हम चाहेंगे कि आपकी सक्सेस स्टोरी, आपकी मुंह जुबानी, हम सब सुपर एक्साइटेड है। सो ओवर टू यू मैम। थैंक यू ब्रिजेश सर। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग। नमस्कार आप सभी को। नमस्कार। मैं जैमिन दवे। आज मीट द मिलियनर मीट में आप पूरा ऑफिस का रूम आज जो भरा हुआ है, तो आज आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। और जो लोग जूम के माध्यम से वर्चुअली आज ये मीटिंग के साथ जुड़े हुए हैं, उन सभी को मैं इन सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ और आप सभी का शुक्रिया अदा करती हूँ। दोस्तों, जैसे ब्रिजेश जी ने बताया, मैं जैमिन दवे एडवोकेट हूँ। बीजेपी से पूर्व कॉर्पोरेटर यानी कि पार्षद रह चुकी हूँ और अभी अहमदाबाद शहर, गुजरात का एक अहमदाबाद शहर है, उसमें मैं वुमन विंग जो चलती है पूरी शहर की, उसमें मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। वेरी गुड। और इसके साथ साथ मैं मैक्सनर का काम शुरू किया और मैक्सनर में आज मैं ब्लू डायमंड रैंक पे हूँ। तो आज मैं आपको मेरी लाइफ की जो अभी तक की जर्नी है वो शेयर करने जा रही हूँ, आप सभी को बताने जा रही हूँ। इसमें से कई सारे लोग की यही जर्नी रही होगी, लेकिन मैं इतना जरूर बताना चाहूंगी कि ऐसी जर्नी तो कभी किसी की नहीं रही होगी, ये भी मैं कह सकती हूँ। तो आइए मैं आज आप सभी को ले चलती हूँ मेरी लाइफ स्टोरी से। आप सभी को बताना चाहूंगी कि जीवन का एक एक क्षण, जीवन का एक एक समय कितना महत्वपूर्ण होता है और कितना मूल्यवान होता है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी मेरे मम्मी पापा का, कि जिन्होंने मुझे बेटी के रूप में जन्म दिया 19 अगस्त 1975 में। मेरे पेरेंट्स ने मुझे मान के लिया था, क्योंकि हमारी 3 पुश्तैनियों में कोई भी बेटी नहीं है, तो मुझे मान कर लिया है। और इसी के साथ मेरा एकदम लेविश लाइफस्टाइल था। 1990 में मैंने 10th पास किया, 1992 में मैंने 12th साइंस पास किया और सफर हुई शुरू मेरी कॉलेज की, जो हम सभी के लिए बहुत ही एक्साइटेड होती है वो लाइफ। तो ऐसी मेरी भी जर्नी शुरू हुई। मैंने साइंस ग्रेजुएशन करना स्टार्ट किया गुजरात कॉलेज से और 1993 में मेरी शुरुआत हुई फर्स्ट ईयर में। वहीं पे जाते जाते मुझे धर्मेश दवे जी से मेरी मुलाकात हुई और हमारा बातों बातों में ही हमारा लव मैरिज हो गया। दोस्तों, वैसे देखा जाए तो लव मैरिज सुनने में बहुत अच्छा लगता है, और उस टाइम का जो समय है 1993 में, वो एक ऐसा समय था जहाँ पे लव स्टोरी, एक दूसरे के लिए एक जान है हम, ऐसी सारी फिल्में चलती थी।
तो मुझे एक लव स्टोरी का गाना याद है कि फूलों के शहर में है घर अपना। ठीक है ना, आप सभी ने भी सुना होगा। तो ऐसा मेरा क्योंकि 18 साल ही खत्म हुआ था और धर्मेश जी ने कुछ ऐसी स्टोरी मुझे बताई कि मैंने शादी कर लिया 18 साल की उम्र में ही। अभी देखिए आप कि मैं तो स्टोरी वाला जो पिक्चर देखा था उसी स्टोरी की फिल्मों में मैं तो लगी हुई थी कि हाँ कुछ लाइफ ऐसी ही होगी। लेकिन रियलिटी की अगर बात करूं दोस्तों, तो जो डिफिकल्टी मैं नहीं बोलूंगी क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहाँ पे आए हैं जो यंगस्टर्स है, तो उनको लगेगा कि शादी इतना बड़ा मतलब क्या है, तो मैं डिफिकल्टी नहीं बोलूंगी। लेकिन यस, मेरे जीवन के सारे चैलेंजेस जो थे वो शुरू यहीं से हुए, मेरी शादी से। शादी हो गया, लव मैरिज हो गया, अच्छा लगा। ससुर जी ने बहुत प्यार से बुलाया और बता दिया कि बेटे तुम तो अभी पढ़ रहे हो, क्योंकि मेरा तो फर्स्ट ईयर ही कंप्लीट हुआ था, सेकंड थर्ड मुझे कंप्लीट करना था, साइंस ग्रेजुएशन जो मैं कर रही थी तो केमिस्ट्री के साथ। तो उन्होंने बहुत प्रेम से बुलाया और बता दिया बेटे आप पढ़ रहे हो, आपको जीवन में कुछ करना है। तो मैंने कहा हाँ करना है। तो उस टाइम पे मुझे ऐसा लगा कि वाह मेरे ससुर जी मतलब कितने हेल्पफुल है। बट उन्होंने प्यार से बता दिया कि आपको मैं एक रूम दे देता हूँ, वहां पे आप अलग रहना स्टार्ट कर दो। तो मैंने कहा चलो ये तो बहुत अच्छी बात है कि अलग रहना है तो कोई टेंशन नहीं है। लेकिन टेंशन की शुरुआत वहीं से हुई। अलग रहने के लिए बोल दिया, घर में एक पंखा था वो भी निकाल लिया, ट्यूबलाइट भी निकाल लिया। उन्होंने बोला कि अब जीवन की शुरुआत अगर करनी है तो पहले ये चीज लगा के करो। अभी आप देखिए मेरे जन्म पे मेरे पिताजी ने पंखा लिया था क्योंकि मेरी बेटी गर्मी में नहीं रहेगी, और शादी पे पंखा निकल गया। इतनी दिक्कत वाली मेरी लाइफ स्टार्ट हुई। ठीक है, मैंने जैसे तैसे करके मेरा ग्रेजुएशन खत्म करके मैंने सोचा कि कोई अच्छी सी मैं जॉब ले लूंगी। लेकिन यहीं पे भी फिर से एक नया चैलेंज आया कि 94 में परी जैसी बेटी का मेरे घर पे जन्म हुआ। फिर ये चैलेंज कि अभी ग्रेजुएशन करूंगी तो कैसे करूंगी मैं, घर में भी सब कुछ मुझे ऑर्गेनाइज करना है, घर पूरी तरह से मुझे बसाना ही है, एक एक चीज को बसाना है। फिर मैंने बेटी को छोड़ा मम्मी के पास और मुझे जैसे तैसे ग्रेजुएशन तो कंप्लीट करना ही था। इन बिटवीन मेरा एक एक्सीडेंट भी हुआ जिसमें मैं 1.5 महीना चल नहीं पाई, तो मैं कॉलेज भी नहीं जा सकी बेटी को छोड़कर भी। ये सारे चैलेंजेस के साथ मैंने विथ 65% ऑफ TY साइंस वो मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया विथ साइंस फैकल्टी से, और मैं बनी केमिस्ट बनते ही मुझे ऐसा लगा कि चलो बहुत सारी इंडस्ट्री है, जॉब तो मिल जाएगी क्योंकि इतने अच्छे परसेंटेज है, ये है वो है। और बहुत अच्छा ये हुआ कि मुझे जॉब भी मिली। पहली मेरी जो जॉब थी वो 95 में ही मेरा जैसे ग्रेजुएशन खत्म हुआ, महालक्ष्मी कैलकेम करके मिल में जॉब मिली मुझे एज अ केमिस्ट। वहां मैं पिगमेंटेशन और इमल्सन का टेस्टिंग करती थी, और वो जब ओके होता था तो वो प्लांट में जाता था कपड़ा बनने के लिए, वो कलर। तो मैंने कहा चलो अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, बेटी को मम्मी के घर से ले आई क्योंकि बेटी को भी मैं संभालूंगी। सुबह में छोड़ती थी, शाम को ले आती थी, ऐसा करती थी, और इसे करके करके मेरी जर्नी चल रही थी। अभी और एक नया चैलेंज, अभी तो जब थोड़ा सेटअप हुआ था, घर थोड़ा सेटअप हुआ था, 97 में बेटे का जन्म हुआ, और इस दरमियान मेरी बेटी बहुत बीमार हो गई और मैं भी बीमार हो गई। तो डॉक्टर ने बोला कि अगर लाइफ लॉन्ग आप ये काम करोगे तो आपको कैंसर होने का चांसेस है, क्योंकि पिगमेंट और इमल्शन का जब टेस्टिंग होता था तो उसमें से कुछ ऐसे फाइबर थे जो हवा में गिरते थे, और इसके कारण ये हो सकता है। तो मैंने कहा चलो ठीक है अब जॉब छोड़ देती हूँ, क्योंकि 2 बच्चों के साथ जॉब करना तो मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं था। आप यहाँ बहुत सारी बहनें बैठी होगी है तो आपको पता होगा कि 2 बच्चों को संभालना, घर संभालना और जॉब करना ये इतना इजी नहीं है। मैंने जॉब को वहां पे रिजाइन किया और मैंने सोचा कि मैं पढ़ी लिखी हूँ
तो मैं ट्यूशन कर सकती हूँ। तो मैंने ट्यूशन करना स्टार्ट किया। ट्यूशन में सुबह 8 बजे लड़के आते थे, रात को 11 बजे मेरी छेली बैच खत्म होती थी। बीच में घर का काम करना 1-2 घंटों में, बच्चों को संभालना और ट्यूशन करना। मैंने और धर्मेश ने डिसाइड किया था कि मैं जो कमाऊंगी उससे घर चलेगा, वो जो कमाएंगे उससे घर में जो भी जीवन जरूरियात है, जैसे फ्रीज है, टीवी है या बेसिक जो नीड है, वो सारी उनके कमाई से होगी। ऐसे ऐसे करके हमारा चलता रहा। इस दरमियान 2002 में मेरे घर पे एक भाई आए जिनका नाम है विदान विश्वास। वो अभी नहीं रहे। उन्होंने कहा कि बेटे तू इतना अच्छा ट्यूशन कर लेती है, इतनी अच्छी टैलेंटेड है, क्योंकि इन बिटवीन मैंने बीजेपी भी ज्वाइन कर लिया था, क्योंकि कुछ एक्टिविटी तो मुझे करनी है, क्योंकि घर के बाहर मैं निकलती ही नहीं थी। सुबह 8 बजे देखती थी, रात को 12 बजे देखती थी। तो बीजेपी मैंने ज्वाइन कर लिया था। तो बीजेपी से मिलते मिलते वो आए, मेरे घर पे आए और उन्होंने बताया कि बेटे इतनी अच्छी टैलेंटेड है तो क्यों तू इंश्योरेंस में कुछ एजेंसी नहीं ले लेती। तो मैंने कहा इससे क्या फायदा होगा। तो उन्होंने बोला कि जितने तेरे पेरेंट्स हैं उनको तू बताएगी इंश्योरेंस के बारे में, वो तेरे से पॉलिसी लेंगे और उससे तुझे कमीशन मिलेगा। तो उन्होंने उस दरमियान ऐसी बात बताई कि अगर 1 लाख भी प्रीमियम तू करती है तो उसका 25% एवरेज भी लेके चलते हैं तो 25,000 रुपया एक पॉलिसी पे मिलेगा। ये 25,000 वाला जो मामला है वो मेरे दिमाग में सेट हो गया कि एक ही सेल करना है, एक ही इंश्योरेंस सेल करेंगे और 25,000 ले लूंगी मैं। तो ऐसे करके मैंने 2002 में इंश्योरेंस में प्राइवेट कंपनी टाटा एआईजी में मैंने एजेंसी लिया। असलम सर को पता है कि उस टाइम पे प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियां नई आई थी। तो मैंने कामा होटल में जाके मुझे ट्रेनिंग लेना पड़ता था। तो ससुर जी बोले, अरे भाई तेरी वाइफ को तू ऐसा क्या करवा रहा है कि रोज होटल बेचता है। तो मेरे लिए तो ये भी दिक्कत था, क्योंकि होटल में वहां पे ऑफिस नहीं थी उस टाइम पे। तो कामा होटल में मैं गई, ट्रेनिंग लिया, मैंने एग्जाम पास किया। फिर धर्मेश को साथ में लिया कि आप भी थोड़ा सीख लो। तो धर्मेश कॉल करने जाए और साथ में मैं फॉलोअप करने जाऊं। लेकिन फॉलोअप मेरा इतना अच्छा रहता था कि धर्मेश को कोई चेक ना देवे, चेक मैं ही लेके आती थी। तो फिर मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ा। इस दरमियान ऐसा हुआ कि ये सारा, अब मुझे ऐसा लगा कि चलो लाइफ सेट है, अभी टेंशन करने की मुझे जरूरत नहीं है। एक दिन धर्मेश कहीं से आ रहे थे और उनका एक जबरदस्त एक्सीडेंट हो गया। उसमें उनकी याददाश्त चली गई। तो अभी वो 4 साल की थी और बेटा मेरा था 1 साल का। अभी मुझे उन्होंने बताया कि मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है, मैं रास्ता भूल गया है। तो पहले तो मैं हंसी कि ये मजाक कर रहे हैं मेरे साथ। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि वो गए और रात तक आए ही नहीं। तो मैंने कहा क्या हुआ, कहाँ थे आप। तो बोले मुझे समझ में नहीं आया कि मैं घर कैसे जाऊं। तो जहां पे था वहां पे मैं बैठा रहा। तो मेरे लिए तो एक ये भी बड़ा चैलेंज हो गया कि बेटी 4 साल की है, बेटा 1 साल का है, हस्बैंड की आसक्ति चली गई है। अर्निंग मेरे लिए इतना डिफिकल्ट टास्क हो गया था अभी, क्योंकि अर्निंग तो करना ही था, बच्चों को भी संभालना था, उसके साथ उससे ज्यादा मुझे हस्बैंड को संभालना था। फिर मैंने धर्मेश को बताया कि कोई चिंता नहीं करे आप, मेरा जो काम चल रहा है करते रहेंगे हम, और आज से आप अकेले नहीं जाओगे, जहां भी जाओगे मैं साथ में चलूंगी। तो ये जर्नी मेरी थोड़ी लंबी हो गई और उसके दरमियान थोड़ा डिप्रेशन मुझे भी आ गया कि यार क्या है ये झमेला, कैसे मैं उसमें से बाहर निकल सकती। जैसे तैसे करके ये सारा मैंने सुलटाया। और इस दरमियान 2002 की ये पिक्चर है। नरेंद्र मोदी जी हमारे वहां मणिनगर विधानसभा से इलेक्शन लड़ने के लिए आए और उन्होंने एक बात ऐसी बताई कि जो बच्चों को कोई आज तक किसी भी कैंपेनिंग में साथ नहीं लेते हैं। तो उन्होंने मुझे ये बताया और उन्होंने बताया कि बेटे आप कर सकते हो। तो मैंने कहा सर कर दूंगी मैं। तो मैंने 800 बच्चों को इकट्ठा किया
और इनकी बहुत बड़ी रैली निकाली और उनको लगा कि ये लड़की तो जो बोलते हैं वो करती है। तो फिर उन्होंने मुझे पर्सनली बुलाया बिठाया और बीजेपी में एक स्टेज दिया मुझे। तो ऐसे करके करके मैं काम कर रही थी और ये पूरा जर्नी जो है ऐसे ही चलता रहा। अभी मुझे ऐसा लगा 4-5 साल मेरा हो गया इंश्योरेंस में काम करते करते। बीजेपी में तो मैं 94 से ही मैंने काम करना स्टार्ट कर दिया था। तो मैंने सोचा कि अभी मुझे अच्छा एक्सपीरियंस मिल गया है तो मैं कमीशन पे ही क्यों काम करूं, कोई अच्छी जॉब ले लेती हूँ, जिससे क्या होगा कि जॉब से एक एवरी मंथ 38 को या फर्स्ट डेट को एक फिक्स इनकम तो आएगा। तो मुझे पता चलेगा कि मेरी इतनी इनकम है और इसमें मुझे इतना ही करना है। तो ऐसे करके ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड में मैंने उस टाइम पे 2007 में मेरा फर्स्ट जॉब था। जून के महीने में बजाज एलियांज लाइफ इंश्योरेंस के साथ मैंने मेरा जर्नी स्टार्ट किया एज ए सेल्स मैनेजर। सेल्स का लाइन मैंने इसलिए पसंद किया क्योंकि जब मुझे घर आना है मैं आ सकती हूँ, बच्चों को देखना है मैं देख सकती हूँ, उनकी पढ़ाई को मैनेज करना है कर सकती हूँ और मेरा जॉब भी अच्छा रहा। स्टार्टिंग पैकेज जो है वो मेरा कुछ 2,17,000 समथिंग का था। तो पीएफ वगैरह कट के मेरे हाथ में कुछ 22-25 हजार अराउंड आ जाते थे और मैं कुछ एक्स्ट्रा काम करती हूँ वहां पे तो उसका मुझे एक्स्ट्रा अर्निंग भी मिलता था। तो ऐसे करके करके मेरी लाइफ स्टार्ट हुई। बहुत अच्छा इंश्योरेंस में मैंने एमडीआरटी प्रोड्यूस किए। एक सीयूजी करके हमारा प्लान था जो 4 दिन में बंद होने वाला था। तो वहां पे मैंने 100 एनओपीज रखी और कुछ अच्छा अमाउंट का प्रीमियम रखा। तो कंपनी ने बोला कि इतना अच्छा काम किया है तो अभी हम आपको प्रमोशन देंगे। तो मैंने कहा ठीक है मैं ले लूंगी। तो मैंने तो सोचा कि मैं ब्रांच मैनेजर बनने वाली हूँ अभी तो, और अच्छा मेरा पैकेज हो जाएगा। उसी टाइम पे बीजेपी ने 2011 में मुझे शहर मंत्री का पोस्ट दिया। अभी इतनी बड़ी जिम्मेदारी पार्टी ने मुझे दे दी तो मैंने कंपनी को बोला कि मुझे प्रमोशन नहीं चाहिए। अगर मैं प्रमोशन लेती तो मैं बीजेपी में काम नहीं कर सकती क्योंकि पूरा दिन ब्रांच मैनेजर होते हैं, उनको तो पूरा टीम को देखना होता है। तो मैंने वो प्रमोशन उस टाइम पे छोड़ा और बीजेपी में एज अ शहर मंत्री की जो पोस्ट है वो मैंने लिया। और साथ में उस टाइम पे भी मेरा जॉब चालू ही था। तो जॉब चालू था और जॉब करते करते उस टाइम पे मैंने धर्मेश ने सोचा कि मैं एक अच्छी लॉयर बनूं। तो वो जाके एलएलबी में मेरा एडमिशन करवा के आ गए और घर पे आके मुझे वो रिसिप्ट दिया, बोले कल से पढ़ना चालू करो आप। मैंने कहा और एक नई मुसीबत आई अभी तो। मैंने कहा ठीक है मैं पढ़ लूंगी। तो मैं जॉब करती थी, अविवा कंपनी में उस टाइम पे थी। मैं शहर मंत्री थी तो पूरी बापू नगर की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है वो देखती थी और शाम को 4 बजे में विवेकानंद कॉलेज से मैंने एलएलबी स्टार्ट किया। तो मैं शाम को 4 बजे लेक्चर में जाती थी, 6:30-7 बजे रिपोर्टिंग खत्म करके घर आके फिर बच्चों को खाना और बच्चों को सुलाना और उनका पढ़ाई, ये सारा मेरा ऐसे ही चल रहा था। तब एक अपॉर्चुनिटी मैंने देखी कि 2012 में जहां पे मैं शहर मंत्री थी वहां से मैंने बापू नगर को जिताया। तो पार्टी को एक मेरे में और विश्वास आया कि बहुत ही डेडिकेटली काम कर रही है लड़की। तो उन्होंने मुझे इलेक्शन के चुनाव में 2015 में खड़ा कर दिया और मैं खोखरा से हाईएस्ट लीड 19,008 की लीड से मैं खोखरा से विन हुई और कॉर्पोरेटर बनी। इस दरमियान मेरा जो संगठन में काम करने का तजुर्बा था, इंश्योरेंस में कॉर्पोरेट लेवल में मैं काम कर रही थी, तो मेरा सब बॉडी लैंग्वेज वगैरह सब अच्छा रहा उस दरमियान। तो पार्टी ने मुझे सीधा ही कॉर्पोरेशन की एक कोर कमिटी होती है स्टैंडिंग कमिटी, उसमें मुझे सीधा मेंबर बना दिया पार्टी ने और मुझे आगे मेयर के लिए भी नॉमिनेट किया। ये स्टैंडिंग कमिटी की हम जो 6 बहनें हैं, 6 बहनें वो पीएम सर को मिलने दिल्ली गई थी हम, और उन्होंने हमें 10 मिनट का टाइम दिया था उस टाइम पे।
1 to 1 हमारे से बात किया था और मुझे पर्सनली ऐसा पूछा था कि पढ़ाई कैसी चल रही है अभी आपकी। मैंने कहा सर चालू है, क्योंकि वो मणिनगर में रहे तब मैंने बहुत ही नजदीक से उनके साथ काम किया था। तो मैंने कहा कि सर अभी मैं LLB खत्म कर लिया है, मैं एडवोकेट बन गई हूँ और अभी मैं LLM कर रही हूँ। तो सर ने कहा बहुत अच्छा। अभी यहाँ पे मैं स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर बनी। आपको शायद पता होगा कि एवरी ईयर जो बजट बाहर निकलता है ना, तो उसमें ये 800 करोड़ का बजट होता है, 1000 करोड़ का बजट होता है और वहां पे साइन हमारा चलता है एज अ मेंबर। तो धर्मेश ने जिस दिन मेरा अपॉइंटमेंट स्टैंडिंग कमेटी में हुआ, धर्मेश ने बिठाया और कहा कि अगर एक भी रुपए का करप्शन आपने किया ऐसा मुझे समझ में आया तो उस दिन आप घर पे मत आना, वो हमारा डाइवर्स होगा। लास्ट दिन आपका और मेरा। मैंने कहा ठीक है। मैंने भी वो सिद्धांत का झंडा ले लिया और चल पड़ी। मुझे ऐसा लगा कि ठीक है, मुझे आगे मेयर भी बनना है, क्योंकि पार्टी ने मुझे बता दिया था कि मैं नॉमिनेशन में आपका नाम हम भेज रहे हैं। तो मैंने कहा मेरे लिए ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर से एक चैलेंज मेरे जीवन में आई कि मैं मेयर नहीं बन पाई। लास्ट मोमेंट पे मेरा नाम हटा दिया गया, मेयर नहीं बन पाई। 2020 मार्च, आप सभी को याद होगा, ये जो फोटो है उस टाइम पे दिसंबर में मेरी बेटी कनाडा है, शादीशुदा है, कनाडा है, वो आई थी और 20 डेज के लिए आई थी और सडनली लॉकडाउन लगा। ये लॉकडाउन की फोटो है जब नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि सारी लाइटें बंद करें और घर पे दिए जलाए। तो ये उसी टाइम का फोटो है। अभी इस टाइम पे क्या हुआ कि कोरोना आ गया। मैं कॉर्पोरेटर थी, मेरा लास्ट ईयर था, तो मैंने ऐसा सोचा कि इतना अच्छा काम करती हूँ, सबको फूड चाहिए फूड देती हूँ, दवा चाहिए दवा देती हूँ, जिनको जो चाहिए वो देती हूँ, क्योंकि पार्टी तो मुझे वापस लड़ाने वाली ही है, मैंने ये सोचा। लेकिन आई वॉज रॉन्ग, टोटली रॉन्ग। हम तीनों को बहुत ही जोर से कोरोना हुआ। धर्मेश तो बचे नहीं, ऐसा कोरोना हुआ था। उस दरमियान उन्होंने एक नेटवर्क कंपनी में PCM लेवल अचीव कर लिया था, क्योंकि धर्मेश को बहुत पहले से ही ऐसा ही शौक था कि मैं एक दिन नेटवर्क का बादशाह बनूंगा। तो मैंने उनको कभी रोका नहीं। 2010 से तो उन्होंने जॉब भी छोड़ दिया था, वो फुल टाइम नेटवर्क ही करते थे। अभी देखिए, एक साइड कोरोना आ गया, मैं कॉर्पोरेटर न रही तो और मैं डिप्रेशन में आ गई कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि इनकम तो जीरो, वैसे भी इनकम कम थी। और धर्मेश ने जो PCM लेवल अचीव किया था, वहां पे कुछ ऐसा पॉलिटिक्स चला कि धर्मेश ने वो छोड़ दिया। अभी कोरोना इतना जोर शोर से चल रहा था, लॉकडाउन लगे हुए थे, कोई किसी को मिलने के लिए तैयार नहीं था और उस टाइम पे हमारा अर्निंग बिल्कुल हो गया जीरो। अभी क्या करें? तो इस दरमियान मैं भी नेगेटिव हो गई, क्योंकि वहां पे बहुत सारा उन्होंने बहुत अच्छा लेवल अचीव करके छोड़ दिया। उस टाइम पे उनकी 1 लाख रुपीस का उनका एवरी मंथ ऑन मंथ ये कमीशन आता था, तो ये सब अर्निंग बंद हो गई। तो मैंने कहा कि ऐसा डिसीजन क्यों लिया आपने? तो उन्होंने कहा कि तू नहीं समझेगी, और उस दिन से मैं नेटवर्क मार्केटिंग के लिए बिल्कुल नेगेटिव हो गई कि मुझे अब जीवन में नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सुनना नहीं है। उस दरमियान ऐसा हुआ कि असलम सर एक दिन आए हमारे घर पे मिलने के लिए। कुछ ID डाला हुआ था तो उसमें कुछ चेक बना था। तो असलम सर ने ऐसा सोचा कि मैं घर पे जाता हूँ, चेक देता हूँ परिवार के सामने, तो परिवार खुश होएगा और साथ में जुड़ जाएगा। लेकिन मैं बिल्कुल ही, मुझे ऐसा लगा कि कुछ लुभावनी लालच देने के लिए आए हैं, मुझे बात सुननी ही नहीं है, सुनूंगी तो मुझे कुछ उस पे वर्कआउट करने का मन होगा। तो असलम सर आए, उनको चेयर दिया मैंने और मैं बाहर जाके बैठ गई। मैंने सर को उस दिन पानी के लिए भी नहीं पूछा, क्योंकि मुझे ऐसा ही लगा था कि अभी ये आए हैं
मेरे हस्बैंड को समझा के फुसला के ले जाएंगे और फिर से मेरी बर्बादी आगे चालू ही रहने वाली है, क्योंकि जब तक वो नेटवर्क करेंगे तब तक और कोई काम तो करने वाले है नहीं। और फिर से मुझे अब मैं क्या करूं, मैं कैसे अर्निंग करूं, ये सारा टेंशन मुझे दिमाग में खाए जा रहा था, क्योंकि बेटी की शादी हो गई थी, बेटा ग्रेजुएशन कर रहा था, तो ये सारा टेंशन मेरे पे ही रहा। मैं कॉर्पोरेटर बनी, मेरी जॉब छूट गई क्योंकि कंपनी वालों ने बोल दिया कि अभी आप कॉर्पोरेटर हो तो हम आपको जॉब पे नहीं रख सकते। तो अर्निंग इस तरह से हमारी जीरो हुई। असलम सर आए, करीबन 1 घंटा बैठे, धर्मेश के साथ उन्होंने मीटिंग किया। धर्मेश तो नेटवर्क का ही बंदा है, तो उनको तो पता ही था कि मुझे तो नेटवर्क ही करना है, तो वो तो उन्होंने बोल दिया कि हाँ सर शुरू करते हैं हम लोग। फिर मुझे बुलाया 1-2 बार, मैंने कहा मैं आऊंगी नहीं, मेरे से बात मत करना नेटवर्क की, घर में घुसने नहीं दूंगी अगर नेटवर्क का नाम मेरे सामने लिया तो बोले कि तू करेगी क्या? मैंने कहा कुछ भी करूंगी लेकिन नेटवर्क तो नहीं। क्योंकि इन बिटवीन क्या हुआ, में मेरा आईडी था, मैं इंश्योरेंस में काम कर रही थी और मेरा कंपनी का नाम इसलिए मैं दे रही हूँ दोस्तों कि मैं बहुत अच्छा काम कर रही थी, स्टार डायरेक्टर लेवल मैंने वहां पे अचीव कर लिया था। कुछ उनका पॉलिटिक्स ऐसा चला कि उन्होंने मेरा कोड टर्मिनेट किया और मुझे उस दिन से, और मेरा कोड टर्मिनेट वहां पे हुआ और यहाँ पे धर्मेश ने छोड़ा। तो मैंने कहा कि सारी नेटवर्क कंपनियां जो है वो फ्रॉड चलाती है, अभी मुझे नेटवर्क की बात सुनना ही नहीं है। धर्मेश ने एक लेवल अचीव किया, डायमंड लेवल धर्मेश ने अचीव किया। और उस दिन मुझे याद है कि पहली बार मैं विशाला ऑफिस में गई थी विजिट करने के लिए, जब धर्मेश डायमंड बने तब विशाला ऑफिस पे गई। मैं सर के साथ बैठी उस दिन, मैंने कहा सर सॉरी, पहले तो मैं बोलती हूँ आपको कि आप मेरे घर पे आए और मैं पानी से भी गई, पानी भी मैंने आपको ऑफर नहीं किया। सर ने कहा कोई बात नहीं जयमीन बहन, लेकिन सर का जो विश्वास है ना, उसके लिए हम सब लोग ताली इसलिए बजाएंगे क्योंकि उन्होंने छोड़ा नहीं हमारा विश्वास हमारे लिए। उनको पता ही था कि अगर कुछ मैं उनके लिए एफर्ट करूंगा तो शायद रिजल्ट मिल सकता है। तो सर ने बिठाया हम दोनों को साथ में, धर्मेश ने तो काम चालू कर दिया था, वो डायमंड बन गए थे। फिर सर ने मुझे बताया कि देखो एज अ परिवार, एज अ फैमिली आप काम करोगे तो अच्छा ही होगा, ये है वो है, सारी बातें हुई। हमारी 1 घंटा मीटिंग चली, मैंने प्रोडक्ट के बारे में सुना, देखा सब कुछ। तब तक मेरा डिसीजन इतना फर्म हो चुका था कि हाँ ठीक है सर बोलते हैं तो मैं अभी इनको परमिशन करके मैं काम करना स्टार्ट करती हूँ। तो ऐसे ऐसे करके मैंने काम स्टार्ट किया। अभी यहाँ पे मेरा डायमंड लेवल अचीव हुआ और फर्स्ट जो है डायमंड वो मैं बनी थी। देखिए मेरा एक्साइटमेंट कितना दिखा रहा है फोटो में, सर ने जब अनाउंस किया था। अभी मैं ये बताने जा रही हूँ कि डायमंड लेवल कैसे मैंने अचीव किया, क्योंकि मैक्सनर के साथ इस टाइम पे मैं इमोशनली अटैचमेंट हो गया था मेरा। आप सभी को पता है कि 2020 में कोरोना आया और उन्होंने विजिटर वीजा भी देना बंद कर दिया था। अगर किसी ने अप्लाई किया होगा तो पता होगा कि नो स्टेटस बता रहा था। तो मेरी बेटी का भी कुछ ऐसा था, उनको पीसीओडी का प्रॉब्लम है। तो शादी के 6 साल तक उनकी प्रेगनेंसी नहीं रही और जब उनकी कोरोना के दरमियान यहाँ से वो गई और तुरंत ही उनकी प्रेगनेंसी रही, तो डॉक्टर ने बोला कि अभी हम कुछ बता नहीं सकते कि कब तक ये प्रेगनेंसी आपकी सरवाइव होगी पीसीओडी के कारण। तो उसने मुझे बताया कि मम्मी मेरी ऐसी ऐसी सिचुएशन है, आपको आ जाना है तुरंत ही। मैंने कहा आ जाती हूँ बेटा, वीजा ही नहीं मिला, जाऊं कैसे मैं? यहाँ बैठी बैठी मैं रोती थी कि मैं क्या करूं। फिर सर के साथ में बैठी और सर को मैंने बताया कि सर ऐसा ऐसा सिचुएशन है। देखिए आप अपलाइन के साथ जितने क्लोजली आपके जो भी इमोशनल या जो भी चैलेंजेस है वो आप शेयर करेंगे तो आपको बहुत ही बेहतरीन सॉल्यूशन मिल सकता है
ये मेरी गारंटी है। सर के साथ मैंने शेयर किया कि सर ये ऐसा प्रॉब्लम है। सर ने मुझे मॉम केयर के बारे में उस टाइम पे बताया और उन्होंने कहा जैमिन बहन टेंशन मत करो, मॉम केयर जो हमारा प्रोडक्ट है वो आप भेजना शुरू करो। तो मैंने उसका जैसे ही 3rd महीना लगा, मैंने मॉम केयर का डिब्बा यहाँ से भेजना चालू कर दिया। मैंने कहा बेटा खत्म होते पहले ही तू बोलती जाना, मैं यहाँ से भेजती रहूंगी, मैं आ जाऊंगी। मैंने उसको ऐसा नहीं बोला कि वीजा नहीं आया तो मैं नहीं आ सकती। मैंने कहा बेटा आ जाऊंगी, डिलीवरी तक तो मैं आ ही जाऊंगी। और मुझे भी ऐसा था कि मैं जाऊंगी, लेकिन ये कुछ हुआ नहीं और मैं मॉम केयर चलता रहा। जो काम एक माँ होके मैं न कर सकी ना, वो मॉम केयर प्रोडक्ट ने करके दिखाया। 4 किलो का हेल्दी बेबी बॉय का जन्म हुआ और बेटी बिल्कुल तंदुरुस्त। ये हॉस्पिटल का फोटो है और ये दूसरे ही दिन का फोटो है। तो अभी आप सोचो कि मेरा इमोशनल बॉन्डिंग मैक्सनर के साथ कितना बढ़ जाता है। तो ये करके करके मैं आगे बढ़ी और यहाँ पे काम करती रही। मेरी पोस्ट रेगुलर एफबी पे मैक्सनर के लिए चढ़ती रहती थी। तो भाजपा वालों ने, बीजेपी वाले ने भी देखा कि उनको हमने कॉर्पोरेटर नहीं बनाया, लेकिन ये तो घर पे बैठने वाली लेडी है नहीं। तो फिर यहाँ पे मुझे अहमदाबाद शहर की महामंत्री बना दिया। ये डेप्यूटी मेयर है जो मेरा सम्मान कर रही है और फिर से एक फीमेल के साथ मुझे काम करने का चांस मिला। यहाँ तक मैंने मेरा LLM खत्म कर लिया था। फिर मैंने सोचा, एक बुक पढ़ी, उसमें दिखाया कि नरेंद्र मोदी जी ने पॉलिटिकल साइंस से पढ़ा है। तो मेरा पहले साइंस ग्रेजुएशन तो खत्म हो गया था। LLB करके मैंने लॉ में भी ग्रेजुएशन खत्म कर लिया था। फिर मैंने पढ़ा कि पॉलिटिकल साइंस करते हैं अभी, तो यहाँ आते आते मैंने पॉलिटिकल साइंस पे भी ग्रेजुएशन कर लिया था। तो मैंने 3 बार ग्रेजुएशन किया, 1 बार मास्टर किया और पढ़ाई आगे चालू रखी। और मैंने MA में सोशियोलॉजी करके 2 बार में मास्टर किया। अभी ये मैक्सनर की पूरी जर्नी, जितने भी डोमेस्टिक टूर हमारे जो होते थे, हम सारा हस्बैंड वाइफ दोनों मिलके अचीव करते थे। ये हम लोग जैसलमेर जा रहे हैं, ये गोवा का पिक है। गोवा पे जो हम म्यूजियम देखने गए थे वहां का ये पिक है। और ये रिसेंटली हम आबू गए थे। तो ये सारा डोमेस्टिक टूर जो है वो अचीव किया। फिर से एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला कि चलो अभी चिंता करने की जरूरत नहीं है, काम करते जाओ, अपने सपने यहाँ से ही पूरे होते जाएंगे। थैंक यू असलम सर एंड अरबाज सर। असलम सर के लिए इसीलिए ज्यादा थैंक यू कि उन्होंने ये ट्रस्ट रखा और आज लाइफ में जो भी चेंजेस आ रहे हैं वो उनके ही कारण आए हैं। यहाँ पे ये ब्लू डायमंड में बनी, तब ये बहुत बड़ा रिकॉग्नाइजेशन कंपनी ने किया। और दोस्तों ये सारा हमारा जो वीडियो वगैरह सब बनता है ना, तो रखते हैं ना हम, तो इसका बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट होता है। क्योंकि कल मैं खानपुर कार्यालय जो बीजेपी का है वहां पे गई, तो वहां पे सब लोगों ने एक साथ में बोला कांग्रेचुलेशंस, आपने ऐसा क्या अचीव कर दिया। तो फिर मैंने बताया कि ये लेवल मैंने बिजनेस में अचीव किया। तो मुझे बताने की अभी जरूरत नहीं पड़ रही है कि मैं ये काम कर रही हूँ। लोग सामने से पूछते हैं सोशल मीडिया पे एक्टिव रहने से। अभी मैक्सनर से बहुत अच्छा है, अर्निंग स्टार्ट हुआ तो कार लिया, 2 कार लिया। 19 अगस्त को ये टिगोर लिया और दूसरा बेटे को अमेज दिलवाया। उसकी बर्थडे जब वो 25 साल का हुआ, उस टाइम पे बेटे को हमने उसकी बर्थडे के दिन कार भी गिफ्ट किया और फ्लैट भी गिफ्ट किया, 2 बेडरूम हॉल किचन का, ड्यू टू ओनली एंड ओनली मैक्सनर वेलनेस से। देखिए बेटे का घर गिफ्ट किया और ये कार गिफ्ट किया।
ये सारा उसको दे के फिर हमने अगस्त में गिफ्ट किया और दिसंबर को बेटों को धामधूम से बेटे की शादी किया। तो बेटी तो कनाडा सेट ही है, बेटे को भी ये सब देके उसको भी शादी करके उसको भी सेट कर दिया। तो अभी जो पूरा टाइम है हमारा दोनों का, हस्बैंड वाइफ का, वो ओनली मैक्सनर के लिए ही अभी है, फुल टाइम। देखिए मेरी पूरी जर्नी जो आपने देखी, तो ऐसा था कि कई बार मैंने आपको बताया कि घर में खाना क्या है ना, वो भी टेंशन होता है। तो उस टाइम पे मैं ऐसा सोचती थी कि मैं तो झांसी की रानी हूँ, छनक उठी सन 57 में, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी है। तो मैंने सोचा मुझे भी ऐसे क्विट नहीं करना है, मैं काम करती जाऊंगी, काम करती जाऊंगी, काम करती गई। और थैंक यू कि अभी तक की जो जर्नी मैंने आपको बताई उसमें तो सेविंग की बात तो दूर रही, सर्वाइवल भी जैसे तैसे होता था। लेकिन शुक्रिया अदा करूंगी मैक्सनर का कि लास्ट ईयर 23 सितंबर को मैंने एक खुद का निधि श्री फाउंडेशन ट्रस्ट ओपन किया, जिसे मैं अभी लोगों को डोनेट कर सकूं। कुछ ना कुछ डोनेट करती रहती हूँ मैं, एवरी मंथ ऑन मंथ मेरा कार्यक्रम चलता है। देखिए मुझे खाने के लाले थे और अभी स्टेज ऐसा आया कि डोनेशन करने की मैं बात कर रही हूँ। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन जो हम जॉब करते हैं और जो हम नेटवर्क करते हैं। तो ये लास्ट ईयर मैंने ओपनिंग किया इसका, पूरी मतलब फीमेल टीम है इसमें मेरे साथ। ये सारी एक्टिविटीज है जो मैं एवरी मंथ ऑन मंथ मैक्सर में पूरी लेडीज टीम के साथ करती हूँ। थीम बेस्ड हमारी किटी पार्टी होती है, 15 अगस्त आई तो तिरंगा थीम पे होती है। फ्रेंडशिप डे सेलिब्रेशन किया था हमने, होली का सेलिब्रेशन यहाँ पे किया है। ये है गोवा थीम पे हमने किटी पार्टी, बहुत ही एंजॉयमेंट के साथ, बिल्कुल स्ट्रेस न लेके लोगों को यहाँ इनवाइट करते हैं। सर का अच्छा सपोर्ट मिलता है, धर्मेश का अच्छा सपोर्ट मिलता है और ऐसे करके कारवां बढ़ता गया है और ये लेवल अचीव किया है मैंने। मैं यहाँ पे आपको ये बात बताना चाहूंगी कि कोशिश करने वालों की जिंदगी में कभी हार नहीं होती है। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है और चीटी की कोशिश भी कभी बेकार नहीं जाती है। चीटी की कोशिश भी कभी बेकार नहीं जाती है। चीटी भी अपने लिए कुछ न कुछ करती रहती है और मुकाम हासिल करती है। धर्मेश ने जो नेटवर्क मार्केटिंग किया उसके दरमियान अलग अलग फॉरेन टूर्स जो आई, एक दिन उन्होंने मुझे पूछ लिया कि तेरा सपना क्या है। मैंने कहा वर्ल्ड टूर करना है मुझे, तो फॉरेन घूमना मेरा शौक है। तो उन्होंने उस बात को सीरियसली ले लिया और वो नेटवर्क करते थे, इसीलिए फॉरेन में घूमने भी जा सकी। क्योंकि अगर एक सामान्य आदमी है जो जॉब करता है या बिजनेस करता है तो उसमें से वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकता कि फॉरेन टूर भी कर सके। मैं 4 कंट्री घूम के आई। ये पूरा जो है ये टर्की का फोटो है, ये ताशकंद में गई थी। ये शास्त्री स्ट्रीट है जहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री जी का स्मारक है, ताशकंद में, उज़्बेकिस्तान है ये। तो यहाँ पे गई, दुबई में घूमी और लास्ट में मैं गई, लास्ट ईयर कनाडा में गई मैं। तो दोस्तों ये डिफरेंस है बिटवीन कि हम जो भी करते हैं उससे थोड़ा सा टाइम निकाल के अगर हम नेटवर्क करेंगे तो हमारे जो ब्रिजेश सर ने पहले ही बताया कि नेटवर्कर ऐसे होते हैं जो खुली आंखों से अपने सपने देखते हैं और उसे सच करते हैं। तो यही डिफरेंस है जॉब, बिजनेस और नेटवर्क मार्केटिंग में कि जो चाहा उससे ज्यादा पाओगे, जो सोचा उससे ज्यादा लोगे
और लाइफ को अच्छी तरह से एंजॉय कर सकते हो। यही डिफरेंस है नेटवर्क मार्केटिंग करने का, मैक्सनर वेलनेस करने का। क्योंकि मैक्सनर वेलनेस इसीलिए करना है क्योंकि बहुत ही अलग प्लान है, बहुत ही अच्छा इनकम दिया है कंपनी ने, बहुत सारे इनकम दिया है, और कंपनी का जो टॉप मैनेजमेंट है वो हमारी छोटी छोटी बातें सुनते हैं और उसके ऊपर इम्प्लीमेंट भी करते हैं और हमें भी करवाते हैं। तो ये एक टॉप लीडर का हमारे साथ रहने का ये फायदा है। और इसी के साथ मेरे जीवन में जो भी चुनौती आई, बहुत सारी चुनौती आई, तो उस दिन पे मैंने एक स्लोगन मेरा बना दिया था कि जिंदगी 1 मिनट में नहीं बदलती, जिंदगी 1 मिनट में नहीं बदलती, लेकिन 1 मिनट में लिया गया फैसला हमारी जिंदगी को बदल देता है, जिंदगी को बदल देता है। जब अपॉर्चुनिटी आई मैंने अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया और इस मुकाम पे मैं आगे आगे बढ़ती गई। कोमल है, कमजोर नहीं, शक्ति का नाम नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। तो यहाँ बहुत सारी लेडीज बैठी हुई है, तो इनके लिए है कि चिंता मत करो, जग का सर्जन करने का काम ईश्वर ने हमें ही दिया है, तो कोई हमें क्या हराए, हम खुद से ही हार जाते हैं। तो खुद से न हारे, हार को हराओ, हार को हराओ और मैक्सनर में आप अपना मुकाम हासिल करो। और आज मैक्सनर में या पॉलिटिकल में जो भी स्टेटस मेरा रहा है, उनके पीछे मेरे हस्बैंड धर्मेश दवे का बहुत ही मुझे सपोर्ट मिला है, सहकार मिला है। एक कामयाब लेडी के पीछे कोई होता है तो उसका हस्बैंड होता है, तो ऐसे धर्मेश दवे जी, सो थैंक यू सो मच। दोस्तों, दिक्कतें तो आती है जीवन में, लेकिन उसको चैलेंज के रूप में लेके, चैलेंज उसी को आती है जो चैलेंज को पूरा करता है, जो चैलेंज को पूरा करता है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, आप सभी का तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मुझे सुना और मेरी स्टोरी जो है वो समझी होगी, और उससे आप भी कहीं पे चैलेंज आ रहा है तो उसको कम करिए और आगे बढ़िए मैक्सनर के साथ। आइए हम सब मिलके बहुत अच्छी अर्निंग करते हैं और बहुत सारे जो हमारे सपने हैं वो हम पूरा करते हैं। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। Superb testimonial from Jaimini Ben Dave and great backup by Mr. Dharmesh Dave. क्योंकि अगर आपके हस्बैंड आपको सपोर्ट नहीं करते तो it is not possible for a woman to be so much successful. I request Mr. Dharmesh Dave to please come. Yeah, जबरदस्त तालियों के साथ। I request team members of Gold Brigade also to come on the stage for a photograph. सारे लोग आ सकते हैं, एक बढ़िया फोटोग्राफ हो जाए, ये दिन को मेमोरेबल बना देते हैं हम लोग आज। हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे।